गिरिडीह लोकसभा की एक परंपरा रही है। जब भी महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है तो हमेशा इसी मैदान से हम लोग ने आगाज़ किया है। चाहे टेकलाल माथुर जी की जिताने की बात हो, चाहे स्वर्गीय जगन्नाथ माथुर जी की लड़ाई के आगाज़ को हम लोग आरंभ करने की बात हो। निश्चित तौर पर मथुरा माथुर जी से बढ़िया प्रत्याशी हमें मिल नहीं सकता था और कहीं ना कहीं मथुरा प्रसाद माथुर जी को एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ माथुर जी की लड़ाई को जनता अभी तक भूल नहीं पाई है और जगन्नाथ माथुर जी के साथ जो छल कपट करके उन्हें गिरिडीह लोकसभा में हराया गया और उस हराने के पीछे जो उन्होंने सहारा बीजेपी वालों ने लिया, उस व्यक्ति का नाम था भाई जयप्रकाश पटेल जी। टेकलाल माथुर जी, स्वर्गीय टेकलाल माथुर जी का जो संघर्ष गिरिडीह लोकसभा में रहा है और जितनी उनकी कर्मठता के साथ उन्होंने जो काम किया उसको भंजाया था बीजेपी ने और उनको अपने पार्टी में शामिल करा के उनका उपयोग किया था। भाई जयप्रकाश पटेल जी को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है और इसीलिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। आज जब उन्हें हजारीबाग से प्रत्याशी बनाया गया तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा गिरिडीह लोकसभा में ज़रूर मिलेगा और मथुरा प्रसाद माथुर जी, क्योंकि उनके ससुर भी हुए और टेकलाल माथुर जी के समधी भी हुए, निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता हूँ कि इनसे बड़ा कोई सबसे बड़ा कुर्मी परिवार झारखंड में इनसे बड़ा कुर्मी परिवार नहीं है और क्योंकि कुर्मियों की संख्या गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में महागठबंधन के वोटर्स और इनके समाज के वोटर्स की आँख अभी खुल चुकी है और आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर मथुरा प्रसाद माथुर जी को जिताने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं बेरमो की बात करूं तो बेरमो में इनको करीबन 1.5 लाख वोट आएगा, क्योंकि रविंदर पांडे जी को भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया, रविंदर पांडे जी ने कर्मठता के साथ उनकी टिकट काटने के बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनको बदनाम करके कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जब तक वो दिल्ली में रहे कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई। यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोगों की मीटिंग हो रही थी तो आप ही के पत्रकार बंधुओं ने हमें दिखाया कि उनका चित्र भी भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग से हटाने का काम किया और जब आज रविंदर पांडे जी की ज़रूरत पड़ी तो उनके ऊपर दबाव मान मनोवर का काम उन्होंने चालू किया। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति को आप दबा सकते हैं, एक व्यक्ति को आप प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन उनके चाहने वालों को आप भटका नहीं सकते हैं। जिस तरीके से भाई जेपी पटेल जी के चाहने वाले उनके साथ साथ महागठबंधन परिवार में शामिल हो गए हैं, उसी तरह रविंदर पांडे जी का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनके चाहने वाले भी आने वाले समय में महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मथुरा माथुर जी को वोट देंगे। और 5 साल में जिस तरीके से चंद्रप्रकाश चौधरी ने यहाँ के व्यापारियों के लिए एक आतंक बनने का काम किया, आप कोई भी माइंस में चले जाइए जहाँ पे लोकल सेल चलता है, जिस तरीके से ढुल्लू माथुर जी का आतंक बागबारा में एरिया 1 से एरिया 5 तक है, उसी तरह चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी यहाँ पे प्रति ट्रक सेल कमेटी से 100 रुपया वसूलने का काम करते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप ट्रक ओनरों से पूछ लीजिएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, ईडीओ होल्डर से पूछ लीजिएगा, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर आपको मिल जाए ये बोलते हुए कि जगन्नाथ माथुर जी पैसा लेते थे ट्रकों से, राजेंद्र बाबू पैसा लेते थे ट्रकों से, रविंदर पांडे जी पैसा लेते थे ट्रकों से, टेकलाल माथुर जी पैसा लेते थे ट्रक मालिकों से, या फिर अनूप सिंह ट्रक मालिकों से 1 भी रुपया लेता हो, तो मैं राजनीति जीवन से संन्यास ले लूँगा। एक भी ट्रक मालिक ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रकों के लोगों का परिश्रम निश्चित तौर पर यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के ट्रक मालिकों को, यहाँ के खलासियों को, यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के मजदूरों को, लदनी मजदूरों के लिए यहाँ के नेताओं ने हमेशा उनके लिए काम करने का प्रयास किया है। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद बन के आए तो उन्होंने अपने लिए प्रयास किया और रामगढ़ चुनाव जब लड़ने गए तो उन्होंने रामगढ़ में अपनी पत्नी को जिताने के लिए बोला कि मैं गिरिडीह छोड़ सकता हूं लेकिन रामगढ़ नहीं छोड़ सकता हूं। आज जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोला कि आप धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी बन जाइए, मैंने कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर को बोला, सर मैं
कांग्रेस पार्टी से आप बोलिएगा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से मैं वापस अपने आप को ले लूँगा, लेकिन मैं बेरमो की जनता को नहीं छोड़ पाऊँगा। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि आप धनबाद में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइए, क्योंकि आपके परिवार के, आपके पिता का वो भी कर्म क्षेत्र रहा है और वहाँ से लोग आपको चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग ने पार्टी के लिए निर्णय लिया और कर्मठता के साथ लगे हुए हैं और दोनों सीट हम निकलने वाले हैं और भारी मतों से निकलेंगे। अनूप सिंह का प्रतिज्ञा की है। देखिए, विधानसभा में पगड़ी की बात नहीं है, मैं तमाम चुनाव में पगड़ी पहनता हूँ और ये पगड़ी का कोई ये राज नहीं है कि मैं एक राजपूत समाज से आता हूँ तो राजपूत जाति से आता हूँ तो मैं पगड़ी पहनता हूँ, ऐसा बात नहीं है। पगड़ी सभी लोग पहनते हैं, पगड़ी हर एक व्यक्ति का सुरमौर होता है, पगड़ी हर एक व्यक्ति का लाज होता है, लेकिन मेरे पगड़ी पहनने का कुछ अपना व्यक्तिगत कारण है, क्योंकि जब मैं पगड़ी पहनता हूं तो अपने कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद लेके पगड़ी पहनता हूं और इसीलिए लोग मेरे से तमाम बार पूछते हैं कि ये पगड़ी आप क्यों पहनते हैं। वो मैं अपने संस्कार, अपने हिंदू रीति रिवाज, अपने सनातन धर्म को, अपने कुल देवता और अपनी कुल देवी जो हमारी गाँव की देवी, उनको अपना मानते हुए, उनके ऊपर आस्था करते हुए, उनसे प्रतिज्ञा लेते हुए इस पगड़ी को पहनता हूँ, ताकि उनका आशीर्वाद, जब तक मैं एक मिशन पर, एक लड़ाई में हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर हो। और पगड़ी की अगर बात आपने कही दी है तो निश्चित तौर पर ये पगड़ी जो है, जिस जाति से मैं आता हूँ उस जाति के लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान की पगड़ी बचाने का काम किया। उस जाति के लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के लुटेरों को खदेड़ने का काम किया।